राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी 6 रानियां थीं। राजा बहुत ही दयालु था, हमेशा अपनी प्रजा के भलाई में काम करता था। मैंने एक एक करके 6 रानियों से विवाह किया, परंतु किसी भी रानी से मुझे संतान नहीं हुआ। मेरे जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? राजा ने सभी मंदिरों में पूजा किया, दान धर्म किया, फिर भी उन्हें किसी भी रानी से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने पहुंचे। वह एक हिरण का पीछा करते करते जंगल के काफी अंदर आ गए, परंतु हिरण उनकी आंखों से ओझल हो गया। राजा ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें हिरण नहीं मिला। गर्मी के कारण राजा को बहुत तेज प्यास लग गई थी। कुछ दूर चलकर देखता हूँ, शायद कहीं पीने का पानी मिल जाए। राजा को इतना प्रयास होने के बाद पानी पीने का नसीब नहीं। पता नहीं राजा का किस्मत में क्या लिखा है। आप कौन हैं? आपको दिखाई नहीं देता। मैं स्नान कर रही हूँ। आप यहाँ कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर देखा तो एक लड़की स्नान कर रही थी। राजा जल्दी से पीछे मुड़ जाते हैं। मुझे क्षमा करिए, मैंने नहीं देखा कि आप यहाँ पर स्नान कर रही हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम माया है। मैं इस जंगल में लकड़ी और फल तोड़ने आती हूँ। पास ही में मेरा गांव है, जिसमें मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मैं यहाँ से फलों को तोड़कर बाजार में बेचती हूँ, जिससे हमारा गुजारा होता है। आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं इस जंगल में शिकार करने के लिए आया था, परंतु मैं रास्ता भूल गया। आप मुझे रास्ता बता दीजिए। मैं अगली बार आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। माया, यह तो बताओ कि अगली बार हमारी मुलाकात कहाँ होगी? मैं हमेशा यहीं पर आती रहती हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं मिली तो आप मेरे गांव आ जाइएगा। मैं वहाँ पर जरूर मिल जाऊंगी। राजा माया पर मोहित हो चुका था। उसे माया से मिलने की बार बार इच्छा हो रही थी। मेरी 6 रानियां होने के बाद भी मैं माया की तरफ क्यों मोहित हो रहा हूँ? मेरा दिल माया की ओर क्यों जा रहा है? उसने अपने साथ बीती सारी घटना मंत्री को बताई। महाराज, जब वह लड़की आपको पसंद है तो आप उससे विवाह क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है उनसे ही हमारे राज्य की उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री जी, मुझे आपकी बात सही लग रही है। हम कल ही माया से मिलने के लिए चलते हैं। अगले दिन राजा और मंत्री माया से बात करने के लिए चल देते हैं। झरने के पास बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी माया नजर नहीं आई। मंत्री जी, मुझे लगता है माया यहाँ से आके लौट चुकी है। उसने बोला था कि अगर मैं यहाँ ना मिली तो आप मेरे गांव आ जाइएगा। हमें उसके गांव चलना चाहिए। ठीक है महाराज, हम उनके गांव चलते हैं। सुनो, हमें माया के घर जाना है। क्या तुम हमें उसका घर दिखा सकते हो? उसका घर यहीं सामने ही है। माया, बाहर आओ। देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। माया बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? 2 अजनबियों को देख सारे गांव के लोग जुट गए। बाबूजी, इसके घर में इसकी माँ के सिवा कोई नहीं था और वह भी चल पड़ी। अब ये अकेली हो गई। आप ही बताइए, ये रोए नहीं तो क्या करे? आप लोग कौन हैं? हम सीतापुर राज्य के राजा हैं और ये हमारे मंत्री जी हैं। यह सुनने के बाद पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी लोगों ने राजा का बहुत अच्छा से स्वागत किया। मुखिया जी, यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं माया से विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, हमें कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? हमारे गांव की बेटी राज्य की रानी बनेगी। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? सभी गांव वालों ने पूरी तैयारी करने के बाद माया का विवाह राजा से कर दिया। माया, आज से तुम्हारा नाम राजलक्ष्मी रहेगा।
राजा और मंत्री नए रानी राजलक्ष्मी को लेकर वापस महल चल दिए। रानी के राज्य में आते ही राजा की अन्य 6 रानियों को बहुत जलन हो रही थी। वे सभी मन से बहुत दुखी थीं, परंतु ऊपर के मन से उन्होंने छोटी रानी और राजा का स्वागत किया। अब राजा का अधिकांश समय छोटी रानी के साथ ही बीतता था। रानी राजलक्ष्मी बहुत ही भोली और मासूम दिल की थी। उसे नहीं पता था कि 6 बड़ी रानियों के मन में क्या चल रहा है और वह उससे कितना नफरत करती हैं। जबकि सबसे छोटी रानी सभी रानियां को अपनी बड़ी बहनों जैसा सम्मान देती थीं। राजा रानी की शादी को 1 साल हो गए, परंतु अब भी उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। महाराज, हमारे राज्य में एक महात्मा आए हैं। वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं। क्यों ना हम उनको बुलाकर इस परेशानी के बारे में बताएं? ठीक है मंत्री जी, उनको पूरे मान सम्मान के साथ महल में बुलाया जाए। जब वह महात्मा पहुंचे तो राजा ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी दरबार में बुला लिया। महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए महल में रुकना चाहता हूँ। ठीक है महात्मा जी। मंत्री जी, इनके महल में रुकने का इंतजाम कीजिए और ध्यान रहे, इन्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। रानियां, आप लोग भी महात्मा की सेवा करिएगा। 6 रानियां जब महात्मा को देखती तो किसी न किसी बहाने से दूसरे जगह चली जाती, जबकि छोटी रानी राजलक्ष्मी महात्मा का बहुत सत्कार आदर करती थी। कुछ दिनों के बाद महात्मा जाने लगे। तब उन्होंने सभी को बुलाकर आशीर्वाद दिया और छोटी रानी को बोला, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हें बहुत जल्द संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों के बाद छोटी रानी गर्भवती हो जाती है और उसने राजा को यह बात बताई कि महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। इतना सुनते ही राजा बहुत खुश हो गए। अब राजा रानी राजलक्ष्मी का बहुत ही ख्याल रखने लगे और रानी को कोई चीज का दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने कई नौकर भी लगा दिए। यह सब सुनने के बाद पूरे राज्य में खुशी ही खुशी थी। सारे प्रजा में खुशी का माहौल था, परंतु अन्य 6 बड़ी रानियों को बहुत जलन हो रहा था। छोटी रानी तो राजा को बहुत पहले से ही प्रिय है, परंतु बच्चा होने के बाद तो वह और भी उसको मानने लगेंगे। फिर हमारा क्या होगा? वे सभी आपस में बात करके छोटी रानी को परेशान करने की योजना बनाती थी, परंतु उनकी कोई योजना सफल नहीं हो पाती थी। कोई ना कोई उनके बीच में आ जाता था। कभी मंत्री जी आ जाते तो कभी राजा। दिन बीत रहे थे। रानी के गर्भावस्था का दिन भी पूरा होने वाला था। तभी महाराज, हमारे राज्य पर हमारे पड़ोस के राजा ने आक्रमण कर दिया है। मंत्री जी, आप जल्दी से सेना को लेकर जाइए और लड़ाई को संभालिए। ठीक है महाराज, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। परंतु मंत्री से कुछ नहीं हुआ। इसके बाद राजा ने स्वयं लड़ाई लड़ने का फैसला किया और उन्होंने बड़ी रानी से कहा, बड़ी रानी, छोटी रानी अभी गर्भावस्था में है। उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। आप उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैं लड़ाई में जा रहा हूँ। राजा इतना बोलने के बाद सेना को लेकर लड़ाई में चल दिए। अब तो बड़ी रानियों को अच्छा समय मिल गया कि वह छोटी रानी को दुख दें। वह छोटी रानी को गलत बात बताने लगी और उसे ऐसे काम करवाती थी जिससे उसके गर्भावस्था को नुकसान पहुंचे। छोटी रानी को नहीं पता था कि बड़ी रानियां उन्हें किस प्रकार से गलत बातें बता रही हैं। उसे लग रहा था कि बड़ी रानियां उसके लिए अच्छा ही सोचेगी, इसलिए वह आंख बंद करके सभी के बातों पर विश्वास कर रही थी। एक दिन की बात है, छोटी रानी को अचानक से पेट में दर्द होने लगा। वह बड़ी रानी से बोली, दीदी, मेरे पेट में दर्द हो रहे हैं क्योंकि मेरी गर्भावस्था का समय हो चुका है। इसका कोई उपाय बताइए दीदी। छोटी रानी के गर्भावस्था का समय पूरा हो गया था। बड़ी रानी सोच रही थी कि इसका अभी इतना ध्यान रखा जा रहा है तो बचा होने पर कितना ध्यान रखा जाएगा, इसलिए उसको छोटी रानी से बहुत जलन हो रही थी।
तुम यहीं पर रुको, मैं दाई को बुला कर लाती हूँ। सुनो, मैं जैसा बोलूंगी तुम्हें वैसा ही करना है। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के दूंगी। इतना बोलकर दाई को भी अपने में शामिल कर ली। तुम छोटी रानी के दरवाजे पर जाओ और वहाँ देखो कि कोई दूसरा ना आ जाए। दाई छोटी रानी के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर इंतजार करने लगी कि कोई आ न जाए। रानी राजलक्ष्मी को बहुत ही दर्द हो रहा था, परंतु अन्य 6 बड़ी रानियों में से किसी ने उसकी मदद नहीं की। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 7 बच्चे को जन्म दिया, जिसमें से 6 लड़के और 1 लड़की थी। बहुत ज्यादा दर्द होने के कारण रानी बेहोश हो गई। यह सब देखने के बाद दाई ने सभी बड़ी रानियों को बुलाया और उन्हें बच्चों को दिखाया। छोटी रानी ने 7 बच्चों को जन्म दिए हैं और वह बिल्कुल स्वस्थ है। आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में मार कर जमीन में दफना देना। इसके बदले हम तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के देंगे और जल्दी से कुछ पत्थर के टुकड़े को ले आओ। हमने तुम्हें जो सोने के सिक्के देने के वादा किए हैं वह तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। दाई बहुत खुश हो गई और वह सभी बच्चों को लेकर जंगल में मारने चली गई। इधर सभी रानियां ने बच्चे होने के सारे निशान साफ कर दिए और बच्चों के जगह पर ईंट पत्थर के टुकड़े रख दिए। इसके बाद सभी रानी अपने अपने कमरे में आ गईं। कुछ देर बाद सभी रानियां छोटी रानी के पास आई हैं और उसके मुंह पर पानी का छींटा मारकर उसे होश में लाई। होश में आने के बाद छोटी रानी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। दीदी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे लड़का हुआ है या लड़की? तुमने कोई लड़के लड़कियों को जन्म नहीं दिए हैं। ये देखो, तुमने यह ईंट पत्थर को जन्म दिए हैं। छोटी रानी ने जब ईंट पत्थर को देखा तो उसे बहुत हैरानी हो रही थी। वह सोच रही थी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह लड़कों की जगह एक पत्थर को जन्म दे। ऐसा नहीं हो सकता है दीदी, मेरा बच्चा तो जरूर हुआ होगा। तो क्या हमने उसे छुपा दिए है? तुम क्या कहना चाहती हो? तुम ईंट पत्थर को ही जन्म दिए हो। लो, अब इनको संभालो। इतना कहकर सभी रानियां अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और राजा के आने का इंतजार करने लगती हैं। छोटी रानी को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। सभी बड़ी रानियों ने यह बात पूरे महल में फैला दी कि रानी को बच्चे नहीं बल्कि उसकी जगह पर ईंट पत्थर हुए हैं। कुछ ही समय बाद राजा युद्ध जीतकर अपने महल वापस आ गए। राजा के महल में आने के बाद सभी लोग का चेहरा उतरा हुआ था। जब वह छोटी रानी कमरे में प्रवेश किए तो वह बहुत ही दुखी थी, जबकि सभी 6 बड़ी रानियां बहुत ही खुश नजर आ रही थीं। यह देखकर राजा को बहुत ही हैरानी हुई। रानी राजलक्ष्मी, क्या हुआ? आप इतनी दुखी क्यों हैं? छोटी रानी के बोलने से पहले ही बड़ी रानी ने कहा, महाराज, इसका भेद जो खुल गया तो दुखी क्यों नहीं रहेंगे? आपके कहने का क्या मतलब है बड़ी रानी? मैं समझा नहीं। महाराज, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इतने भोले चेहरे वाली रानी हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। महाराज, यह गर्भवती नहीं थी, यह गर्भवती होने का नाटक कर रही थी। इन्होंने बच्चों के बदले ईंट पत्थर के टुकड़े को जन्म दिए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये देख लीजिए। राजा ईंट पत्थर देखकर बहुत ही हैरान थे। आखिर मानव के गर्भ से ईंट पत्थर का जन्म कैसे हो सकता है? वही तो महाराज हम भी कह रहे हैं। इसने गर्भवती होने का ढोंग किया। आखिर हम भी तो आशा करते थे बच्चा होगा तो हम भी बात सुनने का मौका मिलेगा। बड़ी रानी के बार बार बोलने पर राजा को लगा कि बड़ी रानी सही बोल रही है और राजा को लगा कि छोटी रानी ने सचमुच उन्हें धोखा दिया है। राजा बहुत क्रोधित हो गए। बताइए रानी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे पहले ही बता दिया होता कि यह सब झूठ है तो मैं विधि का विधान मानकर समझ जाता कि मेरे जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है, परंतु आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी आशा देकर उस पर पानी फेर दिया।
मैं तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित हो गया था और आपको इतना सम्मान दिया, परंतु आप इस सम्मान के लायक नहीं हैं। आपने हमारे साथ जो छल किया है उसकी सजा ये है कि आज से आप हमारी रानी नहीं बल्कि इस महल की नौकरानी बनकर रहेंगे। आप हमारी नजरों से इसी वक्त चली जाइए, नहीं तो क्रोध में पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। छोटी रानी कुछ कर भी नहीं सकती थी, वह बाहर जाकर रोने लगी। इसके बाद से उस राज्य में छोटी रानी का जीना मुश्किल हो गया। सभी बड़ी रानियां उन्हें बहुत दुख देती थीं और उनसे नौकर से भी ज्यादा काम करवाया जाता था, पर वह कुछ भी कर नहीं सकती थी। उसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे वह अपनी गर्भावस्था को साबित कर सकती थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह गर्भवती थी, परंतु यह सब कैसे हुआ है, उसके बच्चे कहाँ हैं, वह सुनकर बहुत हैरान रहती थी। मैं अपने गांव वापस लौट जाती हूँ, पर मेरे गांव वाले रानी बनने पर इतना खुश थे। अभी मैं वहाँ जाऊंगी तो वह लोग क्या सोचेंगे। कहिए प्रधान जी, आपकी क्या समस्या है? महाराज, आपके रहते हुए किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। हमारा पूरा गांव खुश है और किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको अपने गांव की एक रहस्यमयी और चमत्कारी घटना बताने आया हूँ। प्रधान जी, ऐसी कौन सी रहस्यमयी घटना हुई है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ? आप बताइए मुझे। महाराज, हमारा गांव जंगल में है। वहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे हैं, परंतु हम वहाँ पर कुछ समय से एक चंपा का फूल और कुछ बांस के पौधे देख रहे हैं। इन पौधों को हमारे गांव या बाहर वालों ने किसी ने भी नहीं लगाया है, वह अपने आप ही उगाए हैं। शुरू में हम लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु महाराज, बांस के पौधों के बीच चंपा का फूल ऐसा दिखता है जैसे चंपा के फूल को चारों तरफ से सुरक्षा दिया जा रहा हो। उसे देखकर ऐसा लगता है वह बांस का पौधा चंपा की सुरक्षा के लिए ही लगाया गया हो। महाराज, इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि यह चंपा का फूल आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। जो भी उस चंपा के फूल को तोड़ने के लिए जाता है, चंपा का फूल बहुत ऊंचा हो जाता है और उसे कोई तोड़ नहीं पाता। इतना ही नहीं महाराज, उसमें से मानव आवाज भी आती है। चंपा का फूल और बांस के पौधे आपस में बात करते हैं। आखिर यह कैसे हो सकता है? कोई भी पौधा मानव आवाज में कैसे बातें कर सकता है? अच्छा प्रधान जी, बताइए, वह पौधे बात करते हुए आपस में क्या बोलते हैं? महाराज, जब भी कोई उन्हें तोड़ने जाता है तो उनमें से आवाज आती है, बांस भैया, इस गांव के लोग मुझे तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूट जाऊं या लगूं? आकाश और उन बांस के पौधों से आवाज आती है, नहीं बहना, लग जा। आकाश और चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती है कि उन्हें कोई भी नहीं छू पाता। महाराज, गांव के सभी लोगों ने फूल तोड़ने की कोशिश की, परंतु आज तक कोई ने भी एक फूल नहीं तोड़ पाया। यहाँ तक कि कोई राहगीर और पड़ोस के गांव वालों ने भी फूल तोड़ने की कोशिश की, परंतु वे भी असफल रहे और सभी लोगों ने उसे आकाश चंपा के नाम से बुलाना चालू कर दिया। मंत्री जी, आप तुरंत उस फूल के बारे में पता लगाइए कि वह फूल किस प्रकार का है और मुझे जल्दी से जानकारी दीजिए। ठीक है महाराज, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। अगले सुबह मंत्री जी प्रधान के साथ उस चंपा के फूल के पास पहुंच जाते हैं। उनके साथ साथ गांव के सभी लोग भी पहुंच जाते हैं। चंपा के फूलों की सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी। वहां पर मंत्री ने देखा कि प्रधान जी के बताए अनुसार वहां पर एक चंपा का फूल है और उसके चारों तरफ बांस का पौधा है जो उसको घेरे हुए हैं। चंपा के फूल एकदम सामान्य ऊंचाई पर थे, जिसे मंत्री जी आराम से तोड़ सकते थे। फूलों के सुगंध से सम्मोहित हुए मंत्री जी
जैसे ही फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तभी वहां पर सभी लोगों को चंपा के फूल से निकलती हुई एक आवाज सुनाई दी। भैया, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं। मैं टूट जाऊं या लघु आकाश? ना बहना, लग जा आकाश। यह वही मंत्री है जिनके ऊपर हमारी माँ की जिम्मेदारी थी। इनके आगे झुकना नहीं है, इसलिए बहन चंपा लग जा आकाश। इसके बाद चंपा की सारी डालियां एकदम से आकाश छू जाती हैं। मंत्री जी ने फूल तोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें एक भी फूल हाथ नहीं लगा। बांस के पौधों से आवाज आ रही थी। जाइए मंत्री जी, आप अपना राजकाज का काम करिए। आप किसी इंसान की जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं हैं। आपने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि महारानी गर्भावस्था में कैसी हैं। यह बात सुनकर मंत्री जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह बांस के पौधे मानव आवाज में कैसे बोल रहे हैं। वह इस बात से भी हैरान थे कि वह महारानी राजलक्ष्मी को दिन में बस केवल एक बार देखकर आ जाते थे। यह बात तो सच थी, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि यह बात इन पौधों को कैसे पता है। आप लोग बताइए, हमारी क्या गलती है? मैंने कौन सी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई है? परंतु उसके बाद उस पौधों से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मंत्री जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन पौधों की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। महाराज, हमें ऐसा लगता है कि हमने महारानी की देखभाल अच्छे से नहीं किया है, और हमें ऐसा भी लगता है कि महारानी राजलक्ष्मी के साथ इस राजमहल में कोई षड्यंत्र जरूर रचा जा रहा है। मुझे उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ऐसा हुआ है जिसे हम नहीं जानते। मैंने उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप वहां जाकर उस चंपा के फूल से कुछ पूछे तो शायद वो आपको कुछ बता दे। ठीक है मंत्री जी, हम सभी कल सुबह वहां पर जाएंगे और देखेंगे। उनके साथ साथ हमारी 6 रानियां भी चलेंगे। महाराज, आप बुरा न माने तो क्या हम छोटी रानी राजलक्ष्मी को भी अपने साथ ले चलते हैं? ठीक है मंत्री जी, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो उनको भी साथ में ले लीजिए, पर ध्यान रखिएगा वह हमारी नजरों के सामने नहीं आनी चाहिए। अगले दिन राजा उस रहस्य का पता लगाने के लिए चल दिए। राजा घोड़े पर सवार और उनकी 6 रानियां रथ पर, और पीछे से मंत्री जी की पत्नी के साथ रानी राजलक्ष्मी आ रही थी। मंत्री जी ने छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपनी पत्नी के साथ एक रथ में बैठा दिया। मंत्री जी को ऐसा लग रहा था कि मैं अनजाने में बहुत बड़ी कुछ गलती की है जो मुझे नहीं पता है। मंत्री जी को पूर्ण विश्वास था कि रानी राजलक्ष्मी ने महाराज को धोखा नहीं दिया है। उनके साथ जरूर कोई छल हुआ है। इसके साथ छोटी रानी इस महल में षड्यंत्र का शिकार हुई है। सभी लोग वहां पर पहुंच गए हैं। उनके साथ साथ गांव वाले भी पहुंच गए। सुबह के समय चंपा का फूल जमीन पर बिखरा हुआ था, जिनकी सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी और सबको सम्मोहित कर रही थी। राजा अब उस रहस्यमयी चंपा के फूल का पता लगाने के लिए उत्सुक थे। राजा के पास 6 रानियां, जबकि सबसे छोटी रानी मंत्री जी की पत्नी के पास थी। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फूल तोड़ लूं, क्योंकि मुझे यह फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ महारानी, क्यों नहीं, आप फूल तोड़ लीजिए। तभी दूसरी रानी ने बोली। महाराज ने देखा कि सभी रानियां फूल तोड़ने के लिए बेताब हैं। आप सभी फूल तोड़ लीजिए, परंतु छोटी रानी सबसे पहले फूल तोड़ेंगे क्योंकि वह सबसे छोटी है। छठी रानी ने जैसे ही फूल तोड़ने की कोशिश की, तभी उनमें से आवाज आई। बांस भैया, हमारी छोटी सौतेली माँ हमारे फूल तोड़ने के लिए आई है। मैं टूट जाऊं या लघु आकाश? नहीं बहना, तू लग जा आकाश। यह तो तुम्हें छूने लायक भी नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि इन्होंने हमारे माँ के साथ कैसा छल किया है? इसलिए बहन तू ना टूट और लग जा आकाश। इसके साथ ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगी और आकाश छू जाती हैं। रानी के अपने जगह पर आते ही वह डालियां फिर से अपने छोटे आकार में आ जाती हैं।
इसी प्रकार 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी रानी भी बिना फूल तोड़े निराश होकर वापस लौट जाती है। अब बड़ी रानी की पारी थी। सभी लोग ध्यान से सुन लो, मैं इस राज्य की बड़ी रानी हूँ। मुझे फूल तोड़ने के लिए किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए चंपा तू मुझे फूल तोड़ने दे। बांस भैया, हमारी बड़ी माँ हमें धमकियाँ दे रही है फूल तोड़ने के लिए। मैं टूट जाऊँ या लघु आकाश? नहीं पाना, तू मत टूटना और लग जा आकाश। ये तुम्हें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। राजा की बड़ी रानी होंगी और अपने महल की रानी होंगी, परंतु हम इनके प्रजा नहीं हैं। बाना, क्या तुम्हें याद नहीं है, इन्हीं के आदेश से तो सारा काम हुआ था। क्या तुम्हें याद नहीं है, इन्होंने ही तो हमारी माँ के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार किया है और हमें जंगल में भेजकर मरवाने का आदेश दिया था। यह तो महारानी बनने लायक भी नहीं है। राज्य की महारानी तो सबकी माँ होती है, परंतु इन्होंने तो माँ होने का भी कर्तव्य नहीं निभाया। तुम इनको अपना फूल कैसे दे सकती हो? बाना, इसलिए तुम झुकना नहीं, आकाश में ही रहो। गांव वाले, राजा और मंत्री सभी के सामने यह सब सुनने के बाद रानी का सर लज्जा से नीचे हो गया और वह चुपचाप जाकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई। परंतु वह फूल को दंड भी नहीं दे सकती थी। उसका मन तो रहा था कि सारे पौधों को कटवाकर फेंक दें, परंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी। अब चंपा की डालियां पहली वाली अवस्था में आकर नीचे हो जाती है। तभी महाराज उठे और चंपा का फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी चंपा के फूल से आवाज आती है, नाना महाराज, ना, आप ऐसा कभी नहीं करिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से भी अनुमति नहीं लूंगी। अगर भैया ने हाँ भी कह दिया तो भी मैं नहीं टूटूंगी, इसलिए आप अपना हाथ पीछे ही रखिए। तुम यह बताओ, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैंने आज तक अपने प्रजा को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही मैंने किसी जीव, जंतु या पक्षियों को कोई नुकसान पहुंचाया है। फिर भी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आप पूरे राज्य की प्रजा का ध्यान रखते हैं, परंतु दूसरे लोग जो आपसे कहते हैं, आप उन्हीं की बातों पर विश्वास करते हैं। आप अपने नजरिए से कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की है। आपने पूरे प्रजा को संतान मानना, परंतु आपने अपनी संतान की खोज खबर करने की कोशिश नहीं की। आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी संतान कहाँ है। आप अपने पूरे राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, परंतु आप तो अपनी एक गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची नारी को धोखेबाज कहकर उसे नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारे मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए हैं। क्या अब आपके फूलों को कोई नहीं तोड़ पाएगा? यह जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए आप अपने राज्य वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें। आपकी प्रजा आपकी संतान है, परंतु आपने अपनी संतान का कोई सुरक्षा नहीं किया। जाइए, आप अपने प्रजा का ही सुरक्षा कीजिए। क्या अब आपके फूलों को कोई नहीं तोड़ पाएगा? यह जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए आप अपने राज्य वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें। आपकी प्रजा आपकी संतान है, परंतु आपने अपनी संतान का कोई सुरक्षा नहीं किया। जाइए, आप अपने प्रजा का ही सुरक्षा कीजिए। राजा को बोलने के लिए कुछ भी शब्द नहीं था, इसलिए वह अपने जगह पर आकर खड़े हो गए। महाराज, यदि आप बोले तो हम छोटी रानी को इन पौधों के पास फूल तोड़ने के लिए भेजें? राजा के बोलने से पहले ही बड़ी रानी ने बोला, मंत्री जी, जब वह फूल महाराज के हाथों से भी नहीं टूटी, तो वो एक धोखेबाज के हाथ से कैसे टूटेगी? मंत्री ने प्रश्नवाचक में महाराज की ओर देख रहे थे। चंपा के फूल से इन सब बातों को सुनने से राजा को भी शक होने लगा था कि मेरे साथ जरूर कोई धोखा हुआ है। ठीक है मंत्री जी, आप उनको भेजकर फूल तोड़ने के लिए कह दीजिए। महारानी राजलक्ष्मी, आप फूलों को तोड़ने के लिए जाइए। मंत्री जी, मेरे हाथ इतने ऊंचे कैसे जाएंगे? महारानी, आप एक बार जाकर तो देखिए। अगर फूल नहीं टूटता तो कोई बात नहीं,
पर एक बार जाकर तो देखिए। तभी रानी आगे जाती है और बड़े ही प्यार से चंपा के तने को सहलाती है। रानी को ऐसा लग रहा था कि उनको सहलाने से उनको बहुत आनंद आ रहा है। पास भैया। बहन चंपा, तुम रो रही हो? भैया, हमारी माँ फूल लेने आई है। उन्होंने बड़ी प्यार से मेरे को सहलाया है। उनका प्रथम कोमल स्पर्श